हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी चीजें हमें ऐसे बहुत नई चीजें हमें सीखने को मिलेंगी जो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। हम यहाँ पर 4 टॉपिक्स मेन हमें डिस्कस करने हैं आज की क्लास में। मैं यहाँ पर लिख देता हूं। एक है इलेक्ट्रिक सर्किट, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद एक आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और ऑब्वियस ही बात है, उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन तो पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पूरा ध्यान आप बोर्ड पर दें और अच्छे से समझे जो भी आपको कुछ बताया जा रहा है। ठीक है ना। सबसे पहली बात, आपने देखा होगा जितने भी मटेरियल्स होते हैं हमने उनको मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक होते हैं हमारे इंसुलेटर्स, एक होते हैं हमारे कंडक्टर्स और एक होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। कंडक्टर्स हम उनको कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। दूसरे होता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स उन्हें कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता, यही होता है बिल्कुल। और तीसरे होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स। वैसे हमें उनके बारे में नहीं पढ़ना। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं इसके बारे में। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो तो जाती है लेकिन कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा, मतलब दोनों के बीच में आते हैं ये। और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इन दोनों से लगभग क्या होती है, मिक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी होती है, और इनके बारे में हमने नहीं पढ़ना अभी। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हम ये कहते हैं जैसे जितने भी मेटल की वायर्स हैं, है ना, उनमें करंट फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है उनके अंदर फ्लो हो जाती है। हम अगर कॉपर की वायर में करंट फ्लो कराना शुरू करें तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। बल्ब, तार लगाकर एक बल्ब अगर हम जलाते हैं वो जल जाएगा। लेकिन क्या कहीं आपने सुना है कि प्लास्टिक की चेयर है उसमें आप करंट फ्लो कराओ हो जाएगा, या मान लो कि लकड़ी का डंडा है उसमें आप करंट फ्लो कराओ फ्लो हो जाएगा? क्या ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। अब मैं आपको एक बात बता दूं और आप इसका मुझे जवाब देंगे सोचकर। करंट के फ्लो होने के लिए, अच्छा करंट होता क्या है अभी हम ये डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा अभी हमारे माइंड में जो है, आप बस आपको बेसिक सी नॉलेज इतनी होगी कि करंट क्या होता है। करंट कुछ ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाता है ना। हम यही कहते हैं कि स्विच बोर्ड में करंट आ रहा है, इसी वजह से हम मोबाइल को चार्ज कर पा रहे हैं चार्जर से। इतनी बेसिक सी बात अभी हमें पता है। ठीक है, डिटेल में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि कोई भी सब्सटेंस अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है, मतलब करंट फ्लो अगर उसके अंदर कराना है, करंट फ्लो तभी हो पाएगा जब उसके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स हो। क्या हो उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स। 9th क्लास में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक तरह के क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। और जितने भी सारे एटम्स होते हैं उन सभी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारी बात हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मैंने भी आपको बात बताई कि किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी बॉडी में करंट तभी फ्लो हो सकता है जब उसके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स हो। ये बात क्लियर होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स तो प्लास्टिक में भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो वुड में यानी लकड़ी में भी होते हैं, तो उनमें करंट क्यों नहीं फ्लो होता? जबकि जो कॉपर की वायर है या जो गोल्ड की वायर है या कोई भी जो मेटेलिक वायर है उनमें करंट फ्लो होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करें अभी के अभी और इसका जवाब सोचें, और अगर आपको पता है तो अभी के अभी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। तो अब इसका आंसर क्या होगा, आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक्चुअली में अभी जो मैंने आपको बात बताई वो थोड़ी सी अधूरी बात मैंने बताई है। मैंने आपको बात बताई कि करंट को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए होते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो करंट फ्लो हो जाएगा। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है प्लास्टिक की चेयर में भी होंगे, लकड़ी में भी होंगे, मेटल की वायर में भी होंगे। जबकि मेटल की वायर में तो करंट फ्लो हो पा रहा है लेकिन प्लास्टिक और लकड़ी में करंट फ्लो नहीं हो पा रहा। रीजन इसका ये है कि करंट को फ्लो करने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्या चाहिए हमको, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसमें होते हैं, मेटल्स में होते हैं। किनमें होते हैं, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल्स में। और इसी वजह से इनमें क्या होता है, जरा सा अगर हम सेल या कोई हम वोल्टेज अगर हम इसको देते हैं तो तुरंत क्या होता है, करंट इसके अंदर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जबकि जितने भी प्लास्टिक है या जो लकड़ी है इनमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। इसी बेसिस पर हमने इनको क्या कर दिया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वो जिनमें करंट फ्लो हो जाता है उनको हम बोल देते हैं कंडक्टर्स, और वो सब्सटेंस जिनमें चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए उनके अंदर करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर्स। और रीजन अगर कोई इसका पूछे तो रीजन आपने क्या देना है इसका, कि उनमें मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इंसुलेटर्स जितने भी होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए उनके अंदर करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये। ठीक है, अब हम बाकी थोड़ा सा और डिटेल में मैं अभी यहां पर भी आपको बताऊंगा। देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने एक डायग्राम बनाया है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले हम यही समझेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहां पर हमने क्या किया हुआ है,
एक हमने ये लगा रखा है बल्ब, बल्ब का सिंबल ही होता है फिजिक्स में। ये जो हमने लगा रखा है इसको हम बोलते हैं सेल। यहां पर हमने एक लगा रखा है, इसको हम बोल देंगे स्विच या की, एक ही बात होती है। और ये हमने ले रखी है एक मेटल की वायर, ठीक है। अच्छा देखो, बचपन में आप सभी ने ये एक्टिविटी या खेल जरूर किया हुआ होगा, है ना। आपने क्या करते हो, आप एक सेल लेते हो, पेंसिल सेल लेते हो, अब और एक आपने ले लिया तार, ले ली, 2 टुकड़े ले लिया आपने तार के। तो ये पेंसिल सेल जैसे आपका है, सपोज यहां पर ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये यहां पर क्या है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। एक तार को आपने यहां से कनेक्ट कर दिया, एक तार को यहां से कनेक्ट कर दिया, और यहां पर ले रखा आपने एक बल्ब। बल्ब में भी 2 पॉइंट बने हुए होते हैं, तो सेल का एक पॉइंट इधर लगा दिया, एक पॉइंट इधर लगा दिया। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, क्या बन जाता है, ये बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। हम कह देंगे बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। तो यही जो हमने बनाया है, इसी को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। यही क्या है हमारा, या आपने जो बचपन में बनाया हुआ था, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। एक्चुअली में स्विच ऑन हमें करना पड़ेगा, तभी हम बल्ब जला पाएंगे। ये अगर हम यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्विच ऑन हो गया है। और अगर डॉट को हटा देंगे तो स्विच क्या हो गया, ऑफ हो गया। हम अपनी डेली लाइफ में ऐसा देखते हैं कि कोई भी मान लो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें हमने स्विच ऑन करा तो बल्ब जल जाता है। आप डेली लाइफ में इसको कैसे देखते हो, जैसे टॉर्च होती है आपके पास, है ना। आप क्या करते हो, टॉर्च में सेल आप डालते हो, जितने भी उसमें सेल डलते हैं, 2 सेल या 3 सेल आपके डलते हैं। डालने के बाद मुझे बताओ, क्या टॉर्च के सेल डालने के बाद, उसको बंद करने के बाद ही टॉर्च जल जाती है क्या, नहीं। आपको क्या करना पड़ता है, स्विच ऑन करना पड़ता है। जब आप स्विच ऑन करोगे तभी क्या हो पाएगा, वो जो बल्ब है वो जल पाता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, समझेंगे इस बात को स्टूडेंट्स। ये जो मैंने बनाया है इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बनाया है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसे हम यहां पर स्विच ऑन करते हैं ना स्टूडेंट, तो स्विच ऑन करने से पता है क्या होता है, हम ये कहते हैं कि स्विच ऑन करते ही इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली में ये हमारा एक सेल है, जो बड़े वाला एक होता है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और छोटे वाले टर्मिनल को हम बोलते हैं नेगेटिव। आप इसको उससे कंपेयर करें, जो हमारे घरों में एक सेल होता है ना, घड़ी वाला सेल या पेंसिल सेल जो होता है, उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो सेल कुछ इस तरह का होता है। ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। इसी तरह से ये सिंबल है उस सेल का। सेल ऐसा नहीं होता, सेल का क्या है, ये सिंबल, ठीक है ना। ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव। तो हम करते क्या है, जैसे स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, हम देखते हैं बल्ब जल जाता है। बल्ब क्यों जलता है, क्योंकि स्विच ऑन करने से इसके अंदर कुछ फ्लो होता है, और जो फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, करंट। करंट से पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन की, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन क्या होती है, द क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। दोबारा सुनेंगे, द क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। डेफिनेशन में आपने पढ़ा क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ, ये होना जरूरी है। मतलब अगर ये जो पूरा पाथ है, जो पूरा जो ये सर्किट है, अगर ये क्लोज नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, तो उसको हम उसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे ये वायर है, अगर बीच में से कहीं से भी अगर जरा सी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिक सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। एक्चुअली में अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही इसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये बात, इसके पीछे की भी एक और बात है, ये पूरी तरह से हम ये कहेंगे कि सही नहीं है। मतलब देखो, ये जो पूरी वायर है ना मेटल की, हमें पता है मेटल की वायर है, तो इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि मेटल्स में आखिरी शेल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। यानी विच आर नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से ज्यादा बाउंडेड नहीं होते, अट्रैक्ट नहीं हो रहे होते। आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इजिली फ्री मूव करते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इस वायर में बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर सेल या बैटरी लगाते हैं ना, तो इसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी मिलती है। इसकी वजह से सेल या बैटरी की वजह से कुछ क्या मिलती है उनको, एनर्जी। मुझे बताओ, अगर मैं तार ऐसे ही जोड़ दूं, सेल ना लगाऊं, क्या बल्ब जल जाएगा, नहीं जलेगा। क्योंकि तो फिर सेल में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है जिसकी वजह से क्या हो पा रहा है, बल्ब जल पा रहा है। एक्चुअली में सेल के अंदर क्या होती है, एनर्जी। आपने पढ़ा हुआ है सेल क्या करता है, सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, उससे केमिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही बात हमने पढ़ी हुई है। तो सेल के अंदर रिएक्शन से जो कुछ एनर्जी आती है, उस एनर्जी की वजह से, या आप ये समझ लीजिए कि इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर क्या लगता है, एक तरह का फोर्स लगता है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वायर्स में वो मूव करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना। जैसे सपोज यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसने अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर कर दी, पीछे की तरफ हो गया वापसी। करते 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 इलेक्ट्रॉन मतलब धीरे धीरे ड्रिफ्ट होते रहते हैं, खिसकते रहते हैं आगे तक।
और ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है। तो एक्चुअली में बैटरी या सेल लगाने पर मूव कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की जो डायरेक्शन होती है बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। लेकिन बाय कन्वेंशन हम ये मानते हैं कि इसके अंदर क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्लियर करते हैं इसको। एक्चुअली में क्या था, जब ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें पता चला था कि हाँ भाई ऐसा करने से बल्ब जल जाता है, तो तब साइंटिस्टों ने मान लिया था कि भाई स्विच ऑन करते ही बैटरी के पॉजिटिव से कुछ निकलता होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज, और वो सर्किट में मूव करता होगा जिसकी वजह से बल्ब जलता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी तब डिस्कवर हो गई थी जब तक इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब ये बात समझ रहे हैं? जब इसके बारे में हमें पता चला था ना, तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, इसलिए इसके बारे में हमें पता ही नहीं था। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई और इसके बारे में भी जब देखा गया, दोनों को रिलेट किया गया, तो पता चला कि एक्चुअली वो मूव कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। लेकिन जब भी कभी क्वेश्चंस आएंगे या कोई भी किसी भी तरह के न्यूमेरिकल होंगे, उसमें हम क्या मानकर चलेंगे? करंट मूव करता है, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव से। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आपको ये। तो इलेक्ट्रिक करंट, सवाल फिर वही आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की देखो स्टूडेंट एक छोटी सी डेफिनेशन है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। छोटी सी डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बात बताई है वाली कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक तरह का चार्ज पार्टिकल होता है, मतलब चार्ज मूव कर रहा है यहां से लेकर यहां तक। तो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को यहां से लेकर यहां तक मूव करने में कितना टाइम लगेगा, उसी रेट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करेंगे किससे? आई से, और इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या? चार्ज अपॉन में टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स? चार्ज अपॉन में टाइम। याद रखेंगे, जब भी कभी रेट टर्म आ जाए, रेट का मतलब क्या होता है कि टाइम से हमें डिवाइड करना, और ये कह रहे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज को हम क्या कर देंगे? टाइम से डिवाइड कर देंगे। करंट का सिंबल आई होता है, चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू, और टाइम का सिंबल क्या होता है? टी। तो इस चैप्टर का हमारा पहला फॉर्मूला आ जाएगा आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, यानी करंट इक्वल टू क्या होता है हमारा? चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, अच्छा अब यहां पर इनकी कुछ ऐसा यूनिट भी आती है। क्या आती है इनकी? ऐसा यूनिट। करंट की जो ऐसा यूनिट होती है यहां पर, वो होती है एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? एम्पियर। इसी तरह से ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज वो होती है कूलम्ब, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। और ऐसा यूनिट जो है टाइम की, वो होती है यहां पर क्या? सेकंड, जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। तो तीनों बातें आपने याद रखनी है। तो आई इक्वल टू हमारा हो गया क्यू अपॉन में टाइम, तो क्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? आई टी। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा यहां पर मैं आपको कुछ और बातें बता दूं। एम्पियर जो है ये करंट की एक ऐसा यूनिट है, एक साइंटिस्ट के नाम पर ये यूनिट दी गई थी। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चले, अगर इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कुछ डिवाइस होती है। एक डिवाइस होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एमीटर। तो एमीटर क्या होता है? एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। ये बताती है कि सर्किट में कितना करंट है, जैसे 1 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है, या 4 एम्पियर करंट है। तो इससे हमें इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, अच्छा ये जो एमीटर है पूरे सर्किट में इसको कहीं भी लगा सकते हैं, और इसको हम बोल देंगे कि सीरीज है। ये कैसे लगा रखा हमने इसको? सीरीज में। तो एमीटर जो है ऑलवेज कैसे लगाएंगे? सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और एक बात याद रखेंगे, एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी आपको आगे समझ में आएगा। करंट को अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? लो होता है। ठीक है, अच्छा यहां पर मैंने आपको बात बताई कि करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। लेकिन एम्पियर करंट पता क्या होता है? बहुत ज्यादा करंट होता है ये। अब आप एक छोटा सा आपने पेंसिल सेल लिया हुआ है, उससे आप एक बल्ब चला रहे हो छोटा सा, है ना, तो उसमें जो करंट है बहुत कम आता है। 1 एम्पियर उसके मुकाबले बहुत ज्यादा करंट हो जाता है। तो यानी कि स्मॉल करंट्स भी होते हैं। तो अगर हमें स्मॉल करंट्स मेजर अगर करने होते हैं, तो स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए करंट की और यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट्स हम कह सकते हैं उनको। जैसे एक होती है हमारी मिली एम्पियर,
1 मिली एम्पियर इक्वल होगा 10⁻³ एम्पियर के। इसी तरह से एक होती है 1 माइक्रो एम्पियर, और ये जो माइक्रो एम्पियर है ये बराबर होगा किसके, 10⁻⁻6 एम्पियर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करंट की क्या होती है, दो यूनिट्स होंगी, एक मिली एम्पियर और एक माइक्रो एम्पियर, इसको हम माइक्रो पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके बाद ये आपने फॉर्मूला जैसा पढ़ लिया, एक छोटा सा इसका हम न्यूमेरिकल देखते हैं। आपके स्क्रीन पर एक ये एग्जांपल है, आप एक बार इसको पढ़ें फिर हम इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल आपके सामने है, एग्जांपल मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, इसमें करना क्या है चैप्टर का, क्योंकि पहला न्यूमेरिकल है इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखो, इसमें आपको दिया हुआ है करंट यानी आई, और करंट की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 0.5 एम्पियर। दूसरा आपको इसमें दिया हुआ है टाइम, और टाइम आपको दिया हुआ है कितना स्टूडेंट्स, 10 मिनट। यानी कि 0.5 एम्पियर का जो करंट है वो 10 मिनट के लिए क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और आपको इसमें क्या बताना है कि कितना इसके अंदर चार्ज आएगा, आपको चार्ज की वैल्यू बतानी है। यही क्वेश्चन था हमारा। इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि पहले आप यहां पर लिख लें जो वैल्यूज दी हुई है और जो वैल्यूज आपको निकालनी है। ठीक है, अच्छा अब एक बात और, यूनिट्स का आपने याद रखना है। अभी मैंने बताया था करंट की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, एम्पियर आपने लेनी है। ठीक है, हमें दे रखी है। टाइम जो होगा वो हमेशा किस में लेना है, हमें सेकंड में लेना है। मतलब अगर आपको मिनट में भी दिया जाए तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सेकंड में। हम जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 600 सेकंड हो जाएंगे। फॉर्मूला हमने पढ़ा था, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में T। तो अल्टीमेटली यहां से Q इक्वल टू कितना हो गया था हमारा, IT आ गया था। तो Q की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, I आपको दिया हुआ है कितना, 0.5, और ये दिया हुआ है कितना आपको, 600 दिया हुआ है। डिवाइड इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 300 कूलम। तो ये न्यूमेरिकल हमने इस तरह से सॉल्व करने हैं। अभी हम चैप्टर आगे कंटिन्यू कर लें, उसके बाद पूरी एक क्लास मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स के रखूंगा, जब आगे थोड़े और मुश्किल वाले न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अच्छा, एक यहाँ पर क्वेश्चन एक आता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आंसर आपने मुझे बताना है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। कोई अगर पूछेगा मुझसे तब मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं वेट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में किसका, कौन बच्चा इसका जवाब दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सीधा सा क्वेश्चन, 1 कूलम्ब चार्ज में आपको चार्ज दिया हुआ है कितना, हमारे पास 1 कूलम्ब है, तो 1 कूलम्ब चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, आपने मुझे ये बताना है सॉल्व करके। ठीक है ना, इसका जो सॉल्यूशन है वो आप मुझे भेज सकते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे देंगे, और टॉपिक यहां पर ये हमारा खत्म हो चुका है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, जो है क्या हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, अच्छा अभी पोटेंशियल को समझने के लिए हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। हमने यहाँ पर क्या लिया है, तो पानी के, आप ये समझ लीजिए हमने एक टैंक लिए हैं, और एक को तो हमने पानी से पूरा ऊपर तक भर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरे टैंक को हमने बिल्कुल खाली छोड़ दिया। हम ये कहेंगे कि ये वाला टैंक कैसा है, हाई पोटेंशियल पर है, और ये वाला टैंक कैसा है, लो पोटेंशियल पर। मतलब इसको हम हाई पोटेंशियल पर कर देंगे, इसको हम लो पोटेंशियल पर कर देंगे। ठीक, आप इसको इसी तरह से समझें कि जैसे कोई भी एक सेल है, आप अभी नया सेल एक लेकर आए हैं, उसके 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक टर्मिनल कैसा होगा हमेशा हाई पोटेंशियल पर, और एक टर्मिनल कैसा होगा हमेशा लो पोटेंशियल पर। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, यहां से जो पानी है फ्लो होता हुआ यहां तक आ जाएगा। क्या इसका सारा पानी उधर चला जाएगा, नहीं। पानी तब तक इसमें फ्लो करता जाएगा, तब तक पानी फ्लो होता जाएगा जब तक दोनों का जो वाटर लेवल है इक्वल ना हो जाए। जब तक दोनों का वाटर लेवल इक्वल ना हो जाए, और जब दोनों का वाटर लेवल इक्वल हो जाएगा, हम ये कह देंगे कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। सेम यही सेल में बात होती है। आप अगर कोई मेरे को बताओ, नया सेल लेकर आए हो, आपने उसको लगा दिया सर्किट में, स्विच इसका ऑन कर दिया, ठीक है ना, तो उससे बल्ब जल जाएगा। मुझे एक बात बताओ, बल्ब जलने का मतलब क्या है कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है, करंट। क्या ये हमेशा करंट फ्लो होता रहेगा और बल्ब हमेशा जलता रहेगा, नहीं। इसकी एक लिमिट होगी, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, महीना, 2 महीने, है ना। उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, अपने आप स्टॉप हो जाएगा, अपने आप रुक जाएगा।
क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जब जा रहा है और तब तक फ्लो करता जाएगा जब तक दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। सेम ये करंट के केस में भी होता है, सेल के केस में भी होता है। करंट तब तक ही फ्लो होता जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जैसे पहले पूरा भरा हुआ था और ये आधा भरा हुआ था या खाली था बिल्कुल, तो इसका पोटेंशियल हाई था और इसका पोटेंशियल क्या था? लो था। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। सेम ऐसे हम सेल के केस में बोलते हैं, एक टर्मिनल हम क्या देते हैं? हाई पोटेंशियल पर है, एक टर्मिनल क्या होता है? लो पोटेंशियल पर। दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोल देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये तो हो गया कॉमन एग्जांपल के थ्रू समझना। अब इसको हम डेफिनेशन के थ्रू अगर समझेंगे तो ये क्या होता है? अच्छा, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज भी कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज एक्चुअली में होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। मैंने आपको बात बताई थी कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है ना। और करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? एक्चुअली में कौन मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है और यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक लाने में, यहां से यहां तक लाने में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ा होगा? वर्क करना पड़ा होगा, मतलब एनर्जी हमें देनी पड़ी होगी, सेल को एनर्जी देनी पड़ी होगी। तो किसी चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ा उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन। मैं डेफिनेशन एक बार बोल देता हूं, लिख नहीं रहा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। दोबारा सुनेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज। तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा वर्क अपॉन में चार्ज। किसी चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ा उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा हमारा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? Q इंटू V। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद करो या वो याद करो, बात एक ही है। अच्छा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि जो वोल्टेज है, ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज वो होती है हमारी वोल्ट। क्या होती है वोल्टेज की ऐसा यूनिट? वोल्ट। इसके अलावा जो वर्क है, वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। और जो चार्ज है हमारा, चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और, जो वोल्टेज है, वोल्टेज की यूनिट मैंने आपको बताई वोल्ट होती है, जिसको हम V से डिनोट करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे घरों में 220 वोल्ट होती है, या जो पेंसिल सेल जो होता है, घड़ी में जो सेल होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है, तो ये वही वोल्टेज होती है। ठीक है, मैंने आपको बात बताई कि वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एक और यूनिट होती है और ये आपके लिए सवाल है, आप मुझे इसका जवाब देंगे कि वोल्टेज की एक और यूनिट कौन सी होती है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले मुझे इसका जवाब देता है। ये आप लोगों के लिए एक तरह का एक टास्क है, एक चैलेंज है आप लोगों के लिए। तो मुझे जल्दी से जल्दी आप लोग बताएं अभी के भी वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना, वोल्टेज की एक और यूनिट क्या होती है। चलिए, जिस तरह से हमने करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस पढ़ी थी जिसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर, सॉरी एमीटर। इसी तरह से वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस होती है जिसको हम क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है जो वोल्टेज को मेजर करने में यूज होती है। और आप याद रखेंगे, एमीटर को तो हमने क्या करा था? पूरे सर्किट में हम कहीं भी लगा देते थे और हमने बोल दिया था उसको कि सीरीज में लगा रहे हैं इसको। कैसे लगा रहे हैं इसको? सीरीज में। लेकिन जो वोल्ट मीटर है ना स्टूडेंट्स, इसको आप याद रखेंगे हमेशा पैरेलल में लगाएंगे। सीरीज का मतलब तो होता है ऐसे, कहीं भी लगा दो, यहां 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 कहीं भी लगा दो, है ना। एक ही जो तार आ रही है उसके दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देना। जबकि पैरेलल का मतलब होता है ऐसे, ये जैसे वायर जा रही थी तो वोल्ट मीटर यहां पर लगेगा और इसको हम बोल देंगे क्या? पैरेलल अरेंजमेंट। मतलब जो मेन जो सर्किट वाली जो वायर है उसके साथ हम क्या करते हैं? 2 वायर्स और जोड़ते हैं और उनको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे। इसको हम क्या बोल देंगे? पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और याद रखेंगे वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आप ध्यान रखें। हमने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज के बारे में हमने यहाँ पर अच्छे से बात कर लिया और हमने वोल्ट मीटर भी हमने समझ लिया क्या होता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसका हम देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पर आया है, इस न्यूमेरिकल को आप पढ़ें, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार मैं पढ़ देता हूं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आसान सा ये क्वेश्चन है, आपको ये दिया हुआ है चार्ज की वैल्यू यानी कि Q। तो चार्ज की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है 2 कूलम और वोल्टेज यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दिया हुआ है आपको कितना? 12 वोल्ट।
वोल्टेज आपको दिया हुआ है इसमें कितना 12 वोल्ट। तो सीधा सा क्वेश्चन है, आपको वर्क इसमें निकालना है ना स्टूडेंट्स। तो वर्क की वैल्यू हम देखेंगे, फॉर्मूला आपने पढ़ा है V इक्वल टू क्या होता है W अपॉन में Q। यहां से आप W अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा Q इंटू V। तो Q की वैल्यू आपको दी हुई है 2 और इसकी दी हुई है कितनी 12, आंसर आ जाएगा कितना 24 जूल। तो वर्क यहाँ पर आ जाएगा कितना 24 जूल आ जाएगा, यूनिट यहाँ पर लगानी जरूरी है। बाकी इसके अलावा और बेसिक से जो क्वेश्चन है इसके वो भी आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे जब मैं आगे न्यूमेरिकल्स वाली क्लास लूंगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने फर्स्ट चैप्टर करा और फर्स्ट चैप्टर के बारे में कई सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको और कोई डाउट अगर हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बोलूं, मुझे ये पता नहीं चल पाता कि कौन बच्चा इन क्लासेस को सीरियसली ले रहा है या कौन बच्चा इन वीडियोस को अच्छे से देख रहा है और समझ पा रहा है, ठीक है ना। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा कि जब वीडियो आप लोग देख रहे हो और कुछ भी अगर उसमें पूछा जाए तो आप तुरंत उसका जो आंसर है वीडियो को पॉज करके तुरंत तभी के तभी आप उसको कमेंट करके बताएं यूट्यूब पर ही, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप ये बता सकते हैं कि वीडियो को लाइक करके आप बता सकते हैं कि हाँ भाई मुझे पता चल जाए कि इतने बच्चों ने आज मेरी ये क्लास ली है। और ये जो क्लासेस मैं ले रहा हूं अब आगे और भी चैप्टर्स मुझे इस तरीके से लेने हैं, इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, ये अभी क्लासेस किसी की भी नहीं चल पा रही हैं, तो वो जो बच्चे हैं वो भी इन क्लासेस को ले, तो इससे उन सभी बच्चों का भी बेनिफिट होगा और आप लोगों का भी इससे बेनिफिट होगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें वीडियो को, और जो भी आपको वीडियो दिखाई। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किया था और उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। और उस चैप्टर में उस क्लास में हमने क्या बात पढ़ी थी, हमने एक पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन चैप्टर की हमने लास्ट क्लास में ले ली थी। अब आज की क्लास में हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से पहले लेकिन एक छोटी सी बात हम और समझ लें, वैसे तो आगे आपको अपने पता चल जाएगी पर एक बार इसको हम क्लियर कर लेते हैं, सर्किट डायग्राम। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं अगर हम, तो इस फिजिक्स में कुछ हमें सिंबल्स यूज करने होते हैं। जैसे सपोज हम कोई डायग्राम अगर बना रहे हैं, उसमें हमें सेल बनाना है, तो हम वैसा वाला सेल नहीं बनाएंगे जैसा हम घर में यूज करते हैं, या हमें बल्ब बनाना है। इन सबके हमने क्या लिखे हैं, क्या बना रखे हैं, कुछ सिंबल्स हमने बना रखे हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके इन सिंबल्स को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो सेल, सेल का सिंबल इस तरह से आपने बनाना है। आप कोई भी सेल अगर लेते हो, पेंसिल सेल, उसमें आप देखोगे हमेशा क्या होता है, 2 टर्मिनल होते हैं। एक होता है कौन सा, पॉजिटिव, और एक क्या होता है हमारा नेगेटिव। 2 टर्मिनल होते हैं हमारे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसको शो हम इस तरह से करेंगे। ये जो बड़े वाला होता है डंडा, इसको हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव कह देंगे, और छोटे वाले डंडे को हम क्या बोल देंगे, नेगेटिव। ये एक सेल है, ठीक है। अब एक होता है बैटरी। बैटरी का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा सेल्स को आपस में अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, बैटरी। आप एक बात ध्यान रखें, ऑलवेज आपने ऐसे कनेक्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, एक के साथ एक सेल ऐसे कनेक्ट करना है। अगर आप ऐसे कनेक्ट कर देंगे, सपोज आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वर्क नहीं होगा। मतलब अगर आप सोचो कि उल्टे सेल, मेरे को बताओ ना, अगर आप उल्टे सेल लगा दोगे टॉर्च में, लगा के देखो क्या टॉर्च जल पाएगी, बिल्कुल नहीं जल पाएगी, ठीक है ना। सेल पर्टिकुलर क्या होने चाहिए, एक ऑर्डर में होने चाहिए, और तभी हम उसको क्या बोल देते हैं, बैटरी कह देते हैं, ठीक। इसके अलावा हम बात करेंगे स्विच की। तो स्विच को देखेंगे स्टूडेंट्स, या की भी इसको हम कहते हैं। अगर आप ऐसे बना रहे हो तो इसको हम बोलेंगे कि सर्किट कैसा है, ऑफ है, या इसको हम बोलेंगे ओपन स्विच। अगर हम इसमें एक डॉट लगा दें तो मतलब क्या है, ऑन। ऑन का मतलब बल्ब जल गया, और यहां पर इसको बोल देंगे हम क्लोज्ड। नाम आपको उल्टे लग रहे होंगे लेकिन नाम यहां पर इसके ऐसे ही होते हैं। एक्चुअली में थोड़ा सा इसको अगर हम समझ लें, आप अगर लैब में जब जाओगे, फिजिक्स की लैब में, उसमें की आप देखना, आपको पता चलेगा। एक्चुअली में की में क्या होता है, एक इस तरह का सा मैं यहां पे बना देता हूं। सपोज ये सर्किट है और 2 वायर से इस तरीके से हैं, यहां पर बीच में ये की लगी हुई होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पूरी यहां पर ये मेटेलिक हिस्सा होता है। ये इसके अंदर हमें एक क्या लगाना पड़ता है, एक जिस तरह का जैसे मार्कर है ना, एक बहुत छोटी सी यहाँ पर एक की होती है, वो हम इसके अंदर लगा देंगे। अगर हम इसके अंदर लगा देंगे, हम बोल देंगे इसको क्लोज हो गया। ये क्लोज हो गया तो वायर्स आपस में ज्वाइन हो जाएगी, यानी कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ऑन हो चुका और बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। और जब हम इसको निकाल देंगे
निकाल देंगे तो देखो बीच में यहाँ पर अब गैप बन गया, गैप बन गया तो खुला हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ओपन, और बल्ब अब नहीं जलेगा, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, ऑफ। बाकी आप एक बार जब लैब में ये की देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, यह भी ओम्स लॉ में हम पढ़ेंगे, और सिंबल इसका कुछ ऐसा सा होता है, ठीक। एक इसके बाद होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट को भी हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। एक्चुअली में रेजिस्टेंस होता क्या है मैं आपको बता दूं। कोई भी जो सर्किट है वो उसमें करंट सपोज अगर ज्यादा फ्लो हो रहा है तो करंट की वैल्यू को कम करने के लिए हम एक छोटी सी डिवाइस लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वो कंपोनेंट है, वो डिवाइस है छोटी सी, जो करंट को क्या कर दे, अपोज कर दे। आपने देखे होंगे बहुत छोटे छोटे से होते हैं। कोई भी जो सर्किट होता है, कोई भी जो प्लेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी प्लेट्स होती हैं, ये उसके अंदर एक छोटा सा लगा होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ इस तरह का होता है ये, और कई सारे कलरफुल क्या होते हैं इसके ऊपर स्ट्रिप्स ऐसे करके बनी हुई होती है, लाइनें बनी हुई होती है, तो वो हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती। लेकिन अगर चलते हुए सर्किट में अगर हमको वैल्यूज क्या करनी है, चेंज करनी है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि रियोस्टेट हम लगाते हैं। रियोस्टेट का सिंबल ऐसा होता है, एरो बना देते हैं यहाँ पर हम। फिर इसके अलावा एमीटर का सिंबल आप पहले देख चुके हो, वोल्टमीटर का सिंबल आप पहले देख चुके हो। बल्ब को अगर हम देखें तो बल्ब का सिंबल आपने कुछ इस तरह से बनाना है, दैट्स इट। या बना देंगे तो इसको हम क्या बोल देंगे, बल्ब है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप ध्यान रखें। अब हम आगे शुरू करते हैं ओम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ को समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी हमने यहां पर देखी। एक्टिविटी में हमने क्या किया, आप इसको ऐसे ही समझ लें। सपोज ये एक सर्किट है और सर्किट में हमने एक सेल लगा दिया, स्विच लगा दिया और बल्ब हमने लगा रखा है, ठीक है। ये यहां पर वोल्टेज है, ये यहां पर करंट है। हमने V वोल्ट का सेल यहां पर लगा रखा है, स्विच ऑन करा। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि बल्ब जल जाता है। बिल्कुल बल्ब ग्लो करेगा स्विच को ऑन करते ही, क्योंकि ना तो हमारा सेल खराब है, ना ही क्या है सर्किट कहीं से ब्रेक है, तो ऑब्वियस सी बात है बल्ब इसमें जलेगा ही जलेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी हमने जो यहाँ पर बैटरी लगा रखी है या जो सेल हमने लगा रखा है, सपोज ये हमने ले रखा है 2 वोल्ट का। कितने वोल्ट का सेल ले रखा है अभी हमने यहाँ पर, 2 वोल्ट का। तो हमने एमीटर से करंट मेजर करा, एमीटर में हमने करंट देखा कितना आ रहा है, 0.1 एम्पियर। रफली एक मैं डेटा ले रहा हूं ये, ठीक है ना। मतलब अगर हम 2 वोल्ट का सेल लगाते हैं तो सपोज उससे करंट कितना आया, 0.1 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, अभी सेल चेंज कर लेते हैं और सेल इसकी जगह हम लगा देते हैं कितने वोल्ट का, 4 वोल्ट का। अब जब हम 4 वोल्ट का सेल लगाते हैं तो हम देखते हैं करंट क्या हो जाता है, 0.2 एम्पियर हो जाता है, बढ़ गया। फिर हम क्या करते हैं, वो सेल निकालकर 6 वोल्ट का हम लगा देते हैं। हम देखेंगे करंट थोड़ा सा और बढ़ गया। हम ये 8 वोल्ट का कर देते हैं, हम देखेंगे करंट क्या हो गया, और बढ़ गया। तो यानी कि हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, करंट की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के, ठीक। तो यानी कि फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब जैसे जैसे हम V बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, तो करंट की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ना, तो आपने एक बात पढ़ी होगी, एक कांस्टेंट हम लगाते हैं K। यहां पर हमें K नहीं लगाना, यहां पर हमें कांस्टेंट लगा देंगे क्या, R, और इसी को हम क्या लिख देंगे, V इक्वल टू IR। क्या बोलते हैं इसी को हम, V इक्वल टू IR। तो यहां पर एक फॉर्मूला निकल कर आ जाता है किसका, वोल्टेज का, कि V किसके बराबर होगा, I इंटू R के। अब ये R क्या होता है, R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अभी बताता हूं मैं इसके बारे में डिटेल में, पहले हम इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ कहता क्या है, ओम्स लॉ कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर, डेफिनेशन सुनेंगे आप, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर is directly proportional to the potential difference applied। करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, या हम बोल सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपने, ये एक टेम्परेचर इसके लिए एक फिक्स रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर हम टेम्परेचर वायर का सपोज बढ़ जाएगा तो फिर ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, कुछ भी हो सकता है कम ज्यादा, ठीक है ना। उस प्रोपोर्शन में क्या है वो वैल्यू नहीं बढ़ेगी, और यही हमारा ओम्स लॉ है। समझ में आ गई बात सबको, ठीक है। अब ओम्स लॉ का देखो एक ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। हमने देखा कि आई वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में, वैल्यूज हम सबकी रखेंगे जैसे हमने ये रखी है ना यहाँ पर, कि वोल्टेज हमने इतनी इतनी ली, करंट इतना इतना हो गया। तो हम यहाँ पर एक बात देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसा जाएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। फिजिक्स में आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी ग्राफ इस तरह से जाता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर जाता है, तो उसको हम बोल देंगे कि दोनों के दोनों जो क्वांटिटीज है वो क्या होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। चलो, तो ओम्स लॉ का ग्राफ समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई, और इसका फॉर्मूला समझ में आ गया। इस चैप्टर का तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस पर हम आते हैं, ये क्या होता है, ठीक। तो देखो, इट इज द नेचुरल प्रॉपर्टी, इट इज द natural property of wire to oppose the flow of current। मतलब किसी भी वायर की या किसी भी कंडक्टर की एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट को वो क्या करेगी, अपोज करेगी, उसका विरोध करेगी, उसको रेसिस्ट करेगी। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, किसी भी कंडक्टर की अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट को क्या करना, अपोज करना, एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, और इसी नेचुरल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। आप सीधी सी बात याद रखेंगे ना, इंग्लिश में एक वर्ड होता है रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना, विरोध करना, अपोज करना। तो ये रेजिस्टेंस है, यानी कि ये प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। मतलब उससे ही रिलेट हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ वायर में पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में, तो यहाँ पर हम किसको रोक सकते हैं, हम करंट को रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो करंट को रोकने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी वायर की, नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी ऐसा यूनिट होती है कितनी, ओम। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम, और उसका सिंबल ही होता है। इस तरह से इसका क्या बना देंगे, हम सिंबल बना देंगे, ठीक। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, आर इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में आई। आर इक्वल टू क्या होगा हमारा, V अपॉन में आई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक यूनिट और आ जाएगी। आप वोल्टेज की यूनिट जानते हो क्या होती है, वोल्ट होती है, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो यहां से एक छोटी यूनिट हम और बना सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर हम एक विशेष बात समझेंगे, और ये करने के बाद आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। समझने वाली बात स्टूडेंट्स यहां पर ये है कि आपको ये दिख रहा है, सपोज कोई भी हमने सर्किट लिया हुआ, उसमें वोल्टेज जो है हम सेम रख रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस क्या है, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस पॉइंट को दोबारा से सुनेंगे ध्यान से, किसी भी वायर का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगा उसका, कम, अपने आप ही कम हो जाएगा। और अगर किसी वायर में रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो उसमें करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा। बात समझ में आई। रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट कैसा होगा, कम फ्लो हो जाएगा, मतलब अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम यूज भी करते हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उसमें हमें क्या लगाना पड़ता है, रेजिस्टेंस लगाना ही पड़ता है, ताकि उस करंट को हम क्या कर सकें, कम कर सकें उस वैल्यू को। क्योंकि कई बार करंट ज्यादा आ रहा होता है, हमें कोई ऐसा अप्लायंस चलाना होता है जो कम करंट ले, तो बीच में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं, उससे क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा ओम्स लॉ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको, इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद रखें, इसका ग्राफ आपने अच्छे से याद रखना है, और इसका जो फॉर्मूला है ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। ये तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं ओम्स लॉ से रिलेटेड, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है, ये रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हर एक फैक्टर के एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, तो पूरा ध्यान से इसको आप समझेंगे।
तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स। ठीक है, वो फैक्टर्स हम बताएंगे जिनके ऊपर किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है डिपेंड करता है। एक एक करके हम देखेंगे। पहला होता है लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, इसकी भी वैसे एक एक्टिविटी है, पर हम बिना एक्टिविटी के भी इसको समझ सकते हैं। बाकी एक्टिविटी अगर आपको पढ़नी हो तो आप एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी हुई है, आप उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, एक्टिविटी आपकी मेरे ख्याल 12.3 है ये, तो इसलिए आप इसको पढ़ लेंगे एक्टिविटी को। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं अपने तरीके से बता देता हूं। आपने क्या करना है, कोई भी एक वायर ली, सपोज आपने वायर ली है कितनी, 1 मीटर की लेंथ, कितनी है उसकी, 1 मीटर की लेंथ है। ठीक है, अब उसमें आपने किसी भी वोल्ट की आपने क्या करी, सेल लगा दिया और उसमें करंट मेजर करा, करंट की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आ रही थी। ठीक, अब आपने क्या करा, लेंथ जो है वायर की बढ़ा दी। पहले 1 मीटर आपने लेंथ ली हुई थी, अब आपने क्या कर दी, उसको डबल कर दी। कितनी कर दी आपने, 2 मीटर कर दी। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, जब आपने वायर की लेंथ को बढ़ा दिया, वायर की लेंथ को आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो वायर की लेंथ को बढ़ाने से हम ये देखेंगे कि वायर की लेंथ को बढ़ाने से हम देखेंगे क्या हो जाता है, जो करंट की वैल्यू है एमीटर में हम देखेंगे करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दोबारा सुनेंगे, हमने क्या करा, लेंथ जो है वायर की डबल कर दी। लेंथ क्या कर दी, वायर की डबल कर दी। लेंथ डबल करने पर हमने क्या देखा, एमीटर में जो करंट था पहले जितना आ रहा था, सपोज पहले 2 एम्पियर आ रहा था, वो करंट क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी हमें क्या बात समझ में आई, अगर करंट कम हो रहा है, करंट कम होने का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, हमने क्या किया था, हमने वायर की लेंथ को बढ़ाया था। तो सीधा सा हमें समझ में आता है कि किसी भी वायर की लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। यानी किसी भी वायर की लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। क्या लिख दिया हमने इसको, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, दूसरा अब हम देखेंगे यहां पर एरिया ऑफ वायर। एरिया का मतलब यहां पर क्या होगा कि तार की मोटाई कितनी है, तार की थिकनेस कितनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि ये मार्कर है, सपोज ये इसको हम वायर अगर समझ लें तो ये मोटी तार है, वहीं अगर हम क्या करते हैं, पेन अगर ले लें तो वो क्या हो जाएगा, पतली तार हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसके लिए भी हमने क्या करा, एक छोटी सी एक्टिविटी करी। एक्टिविटी में हमने यही करा, पहले हमने एक वायर ली हुई थी, वो तार थी कैसी, पतली तार थी। तार कैसी थी, वो पतली वायर थी। ठीक, उसमें हमने करंट फ्लो सेल हमने लगाया और उसके अंदर करंट देखा, कुछ ना कुछ करंट आ रहा था, सपोज उसमें 2 एम्पियर का करंट आ रहा था। अब आपने क्या करा, वैसे ही उसी तार को हटाकर वैसे ही एक तार आपने लगा दी, लेकिन वो उससे डबल मोटाई की थी। यानी आपने एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्या कर दिया आपने, एरिया बढ़ा दिया। अब आप ये देखेंगे कि जब आप एरिया अगर बढ़ा देते हैं ना, तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एरिया बढ़ाने से हम क्या देखेंगे, करंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। करंट की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होगा कि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम। रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमने क्या करा, हमने एरिया बढ़ाया और एरिया बढ़ाने से क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया। क्यों कम हो गया रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट बढ़ चुका है। तो हम डायरेक्टली यहां पर बोल सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग, और जैसे आपको मैं समझा रहा हूं ना, आप इसको इसी तरह से याद रखेंगे। 10 जगहों पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए आप एक ही तरीके से याद रखें, इधर उधर ध्यान ना दें। ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग एरिया ऑफ वायर क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। एरिया अगर हम बढ़ाते हैं वायर का तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। देखो ये बढ़ा, हमने ये प्रैक्टिकली हमने ये देखा, अभी वैल्यूज हमने देखे, एरिया हम बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, अपने आप कम हो रहा था, इसलिए इसको हम बोल देंगे क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, 2 फैक्टर्स हमें समझ में आ गए। तीसरा फैक्टर हम देखेंगे नेचर ऑफ वायर, और चौथा फैक्टर हम देखेंगे
टेम्परेचर ऑफ वायर। पहले नेचर ऑफ वायर को हम समझ लेते हैं। तो नेचर ऑफ वायर में क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी इन्हीं दोनों पर मैं दोबारा भी आऊंगा, पहले हम ये दोनों एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। या अभी थर्ड समझते हैं, फोर्थ भी हम लास्ट में देखेंगे। तो नेचर ऑफ वायर का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कुछ होगा, आयरन की जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा, एल्यूमिनियम की वायर का रेजिस्टेंस अलग होगा, सिल्वर की वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग होगा। मतलब नेचुरल प्रॉपर्टी है ये, हर एक वायर के अंदर अलग अलग, हर एक का रेजिस्टेंस क्या होगा, नेचुरली कुछ ना कुछ अलग होता है। और उसी के बेसिस पर हम इनको सेलेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए इसको यूज किया जाए या नहीं किया जाए। अब जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर कौन है, आप जवाब दें मुझे। सिल्वर। कौन है इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर है, ठीक है ना। अच्छा, अब सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर अगर है तो फिर तो हमें घरों में क्या करनी चाहिए, सिल्वर की वायर्स लगानी चाहिए, चांदी की तारें लगानी चाहिए। तो क्या हम चांदी की तारें लगवा लेते हैं घर में? चलिए मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा अमीर है, आप में से हो सकता है आप में बहुत सारे बच्चे अमीर हो, है ना, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो घर वाले, क्या मतलब बहुत अच्छे खासे अमीर हो वो, किसी तरह से सपोज उन्होंने घरों में चांदी की तारें भी लगवा ली, ठीक है। और कोई अगर लगवाए तो मुझे भी बता देना जरा, ठीक है ना। चलिए, तो चांदी की तार अगर लगवा भी ली किसी ने, और किसी को पता चल गया रातों रात कि हाँ भाई घरों में इनके चांदी की तारें लगी हुई हैं, तो क्या हो जाएगा, उससे पता चलेगा कि रात ही रात में चोर आ गए और सारी चांदी उखाड़ के ले गए आपकी। आप तो इंतजार करते रहेंगे, आप तो खुश हो गए कि हाँ भाई हमारे घरों में चांदी की तारें लगी हुई हैं, और चोर क्या कर देंगे, वो तारे ही उखाड़ के ले जाएंगे। वो अलग बात है, एक आधा जो चोर है करंट से मर भी सकता है, लेकिन उनको चांदी मिल जाएगी, वो उसमें खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इतना फिजिबल नहीं है, कॉस्टली है ये बहुत ज्यादा, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। अब फिर हम यूज किसको करते हैं, हम ये सोचे कि चलो चांदी की हम तारें नहीं लगवाते, हम लोहे की तारें लगवा दें, आयरन की। अब आप बिजली की जो तार है अगर आयरन की लगाओगे तो उसके और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि आयरन में कोरोजन बहुत जल्दी होता है, और सपोज किसी तरह से मॉइस्चर के कांटेक्ट में अगर वो आ जाए, है ना, या बारिश के पानी के कांटेक्ट में अगर आए तो और जल्दी उसमें क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, तो सारी की सारी वायर क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि उसमें करंट, उसमें हीट जल्दी हो जाती है वायर को, करंट का जो फ्लो है उतना इजीली नहीं हो पाएगा जितना हमें चाहिए। तो इनका जो सब्स्टिट्यूट निकल कर आता है वो निकल कर आता है कॉपर। कौन सा निकल कर आता है, कॉपर। और इसलिए हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं वो कॉपर को ही प्रेफर करते हैं, या कॉपर के अलावा एक और होता है एल्यूमिनियम। मैक्सिमम जगह पर हम कॉपर की वायर को यूज करते हैं, और कुछ जगहों पर हम किसको यूज कर लेंगे, एल्यूमिनियम को भी यूज कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेचर ऑफ वायर में तो इतना लिखना है कि अलग अलग मटेरियल की जो वायर होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हर एक का अलग अलग होता है, ठीक है। टेम्परेचर मैं अभी बताऊंगा। अब आओ आप जरा इन्हीं पर दोबारा आ जाओ। आप जब देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंबाइन कर देंगे, है ना। कंबाइन अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हम लिख सकते हैं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारा, एल बाई ए के, ठीक है। तो जब आप ये साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनल का, तो आप क्या कर देंगे, यहां पर क्या देखेंगे, इसमें प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं, और साथ में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है हमको, ये बात पता है आपको। जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू लगाना पड़ता है और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो ये जो कांस्टेंट आया है हमारा, इसको हम बोल देते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोल देंगे इसको, रेजिस्टिविटी। और इस सिंबल को हम पढ़ते हैं रो। मतलब आपने ऐसे स्टाइलिश पी बना देना है ये, ठीक है ना। पी आप इस तरीके से बनाएंगे, ये समझ लो, उसको थोड़ा ऐसे कर देना है। तो ये रेजिस्टिविटी कौन है, ये क्या है ये, अब समझ लो कि जो रेजिस्टिविटी है ना, ये रेजिस्टेंस का रिश्तेदार है दूर का, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस का दूर का रिश्तेदार है। कैसे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सभी मेरे सामने बैठे हुए हो, ठीक है। और ये टॉपिक ही इस तरीके का है। अभी मैं एक चीज आपको और अभी क्लियर करूंगा, ये टेम्परेचर वाला बड़ा अच्छा एक इसमें कॉन्सेप्ट आएगा जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। चलो, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, पहले तो देखो इसको हम फिजिक्स की वे में समझ लें, फिर मैं आपको डेली लाइफ में समझाऊंगा कि रेजिस्टिविटी एक्चुअली में क्या है और कैसे काम करती है, ठीक। तो आर इक्वल टू क्या हो गया हमारा, रो एल अपॉन में ए आ गया फॉर्मूला, ठीक। यहां से अगर आप रो की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ए अपॉन में एल। रो की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहां से हमारी, आर ए अपॉन में एल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। इससे ये कट जाएगा, तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट जो आ गई वो क्या निकल कर आ गई हमारी, ओम मीटर।
रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या निकल कर आ गई हमारी, ओम मीटर। तो आप याद रखेंगे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है हमारी, ओम मीटर होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। अब इसको अगर हम उस तरीके से समझें कि यूनिट वाइज तो हमने समझ लिया कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस से हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, चलो देखते हैं और समझते हैं इसको। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा R इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। मुझे एक बात बताओ कि अगर लेंथ मान लो कितनी है 1 मीटर और एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, यहां पर आप पुट कर देंगे अगर, तो एल की जगह 1 पुट कर दो, एरिया की जगह 1 पुट कर दो, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, रो। यानी कि जो रेजिस्टिविटी है देखो वो किसके बराबर आ गई, रेजिस्टेंस के बराबर आ गई। रेजिस्टिविटी किसके बराबर आ गई, रेजिस्टेंस के बराबर आ गई। तो इसको डिफाइन भी हम इस तरह से करते हैं कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। यानी रेजिस्टिविटी उस वायर का रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई। मतलब अगर आपको किसी भी वायर के डायमेंशंस अगर दिए हुए लेंथ और एरिया, हम देखते हैं उसकी क्या रेजिस्टिविटी, और अगर लेंथ और एरिया वगैरह अगर नहीं दिए हुए तब हम उसकी क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस। क्या देखेंगे तब हम उसमें रेजिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जवाब आपने देना है मुझे उसका। क्वेश्चन ये है, अभी मैंने आपको बात बताई कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी वायर का अगर हम बढ़ा दें, सॉरी लेंथ अगर हम किसी भी वायर की बढ़ा दें तो उसकी रेजिस्टिविटी भी, रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। एरिया अगर हम कम कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका, बढ़ जाएगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर हम किसी भी वायर की लेंथ को बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन है, जवाब देना है अपने कमेंट सेक्शन में, अभी के भी पॉज करके वीडियो को, सवाल सुने। क्वेश्चन ये था कि अगर हम किसी भी वायर की लेंथ को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। आपने मुझे इसका जवाब देना है। तो ये हमारे फैक्टर्स क्लियर हो गए हैं। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली, समझ में आपको आ गई होगी। अब हाँ, चौथा फैक्टर जो हमने पढ़ना था, चौथा फैक्टर हमारा क्या था स्टूडेंट्स, टेम्परेचर था, है ना। चौथा फैक्टर था हमारा टेम्परेचर। अच्छा, ये टेम्परेचर आप ध्यान रखेंगे, जब सर्किट में करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होते होते ही टेम्परेचर क्या होता है, अपने वायर का इंक्रीज हो जाता है। ये नहीं कि आप वहां पर तार के नीचे आग जला के बैठ गए और उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, नहीं, अपने आप अंदर से नेचुरली क्या इंक्रीज हो रहा है, हम यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आपने उसको इंक्रीज नहीं करना है। एक मिनट जरा माइक सेट कर लूं मैं। तो समझ में आ गई बातें पहले। चलो, तो अब हम टेम्परेचर ऑफ वायर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, किसी भी वायर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज, किसी भी वायर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो उस पर रेजिस्टेंस का क्या फर्क पड़ता है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात समझेंगे आप लॉजिकली। सपोज हम ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि किसी भी वायर में करंट क्यों फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। अगर हम सपोज करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे। अब अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरह के पार्टिकल्स ही तो है ना। अगर क्या होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है वायर का, हमने एक बात बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर हम किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो उससे जो उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर वायर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो पार्टिकल्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है जब वो बढ़ जाएगी तो तेजी से मूव करना शुरू करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब तेजी से मूव करेंगे तो करंट का फ्लो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करंट का फ्लो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हम क्या कह देंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर करंट का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सबको समझ में आ गया, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी पहली बार में जब हम इस क्वेश्चन को अगर कोई हमसे पूछेगा और हम उसका यही जवाब देंगे, जनरली ऐसे ही होगा, मैक्सिमम केस में बच्चे ऐसे ही करते हैं।
वो यही जवाब देंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, और एनर्जी बढ़ने से तेजी से मूव करने शुरू हो जाएंगे। फ्लो उनका जब इंक्रीज हो जाएगा तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। दोबारा सुन ले, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है किसी भी वायर का इंक्रीज होता है। क्यों, अब समझते हैं इसको लॉजिकली। तो देखो, कहानी फिर से वही दोबारा उसी पॉइंट पर आते हैं, लेकिन अब इसको दूसरे वे में देखते हैं। मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वायर में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव कर रहा है, करंट मूव कर रहा है, ये भी ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाए अगर वायर का, क्या हो जाए अगर वायर का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो टेम्परेचर बढ़ने से पता है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यहां तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे तेजी से। पहले जो इलेक्ट्रॉन्स आराम आराम से मूव कर रहे थे, अब वो इलेक्ट्रॉन्स एकदम से क्या हो जाएगा, इतनी एनर्जी उनको मिल जाएगी तो बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे। अब तेजी से मूव करने के चक्कर में ही वो आपस में टकराएंगे, उनमें कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे बहुत सारे, वो आपस में भी टकराएंगे इलेक्ट्रॉन, और जो वायर है उससे भी टकराएंगे। तो जो पहले कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में टकराने लग गए, वॉल से टकराने लग गए। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर इकट्ठे भी हो जाएंगे। तो फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टर्ब होने की वजह से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो डिस्टर्ब होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? मुझे लग रहा है अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज क्लियर नहीं हुई। अगर नहीं क्लियर हुई तो एक और एग्जांपल देखते हैं, बढ़िया वाला, ठीक है। सपोज आप अपने स्कूल में हो, ठीक है, और 40-50 बच्चे एक क्लास में बैठे हुए हैं, या जितने भी आपकी क्लास में होते हैं, आप बैठे हुए अपना आराम से, और स्कूल में एक ही गेट है आपकी क्लासरूम का। अब नॉर्मल डे है, कोई कुछ नहीं है, आप अपना सुबह सुबह स्कूल गए और बैठकर आप लोग पढ़ रहे हो, और सुबह के अभी मतलब अभी ये समझ लीजिए आप कि फर्स्ट या सेकंड पीरियड ही लगा है। अब फर्स्ट या सेकंड पीरियड लगा है और उसके तुरंत बाद ही एकदम से छुट्टी की बेल बज जाती है। क्या हो जाता है, एकदम से छुट्टी की बेल बज जाती है। अब छुट्टी की जब बेल बज जाएगी तो क्या होगा, आप सभी के सभी एकदम से बिल्कुल पागलों की तरफ भागना शुरू कर दोगे। कहां पर, एक गेट की तरफ। सारे जब बैग उठाकर एक साथ एक ही गेट पर जब जाओगे तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप इजीली निकल पाओगे वहां से? नहीं, आपस में एक दूसरे को धक्का दोगे आप, है ना, बीच में कुछ बच्चे गिर भी जाएंगे इधर उधर, तो वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया ज्यादा, आपका जो फ्लो है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। बात समझ में आई? ये टेम्परेचर इंक्रीज होने से होता है। अच्छा, अगर वही आपका मान लो स्कूल की छुट्टी का जो टाइम है, उस टाइम अगर छुट्टी होती है, आपको पता है आराम से कि हाँ भाई अब इतने बज गए हमारे, अब तो स्कूल छुट्टी की बेल बजी है, आप तब इतनी शोर शराबा नहीं मचाओगे, या तब आप इतना ज्यादा भगदड़ नहीं मचाओगे। आप आराम से अपना बैग उठाओगे और इजी वे में आप अपने क्या गेट पर जाओगे और बाहर निकल जाओगे। ये आपका था कॉन्टिन्यूअस फ्लो। और अभी जो अचानक से जब छुट्टी हुई है, क्या हो गया आपका, एब्रप्टली एक फ्लो आपका हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया और अल्टीमेटली प्रॉब्लम हो गई। तो आप सीधे सीधे शब्दों में दोबारा से याद रखेंगे कि टेम्परेचर किसी भी वायर का अगर हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वो इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है, मैंने आपको देखो 2 एग्जाम्पल समझा दिया, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए फिर क्या करना चाहिए, आप मुझसे दोबारा पूछ लें, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अब तो चारों फैक्टर्स हमारे हो गए कि टेम्परेचर पे ये किस तरीके से डिपेंड करता है, और उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब 1 मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स, अभी और आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी of some substances, और यहां पर कई सारी बातें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, आप इनको बहुत ध्यान से सुने और समझें। ठीक है, देखो क्या होता है, हमने मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है ना। एक होता है कंडक्टर्स, मैंने आपको बात बताई थी, हर एक की कुछ ना कुछ क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है।
अब जो कंडक्टर्स होते हैं ना, उनकी रेजिस्टिविटी होती है 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होती है। तो ये बहुत कम है। तो इतनी कम रेजिस्टिविटी इनकी होती है, इसलिए क्या होता है, करंट इनमें इजिली फ्लो हो जाता है, और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो मटेरियल्स होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो रेजिस्टिविटी होती है। दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। शुरू में भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करा था, है ना? तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होते हैं। इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है कि इसमें अगर हम जबरदस्ती भी करें, चाहे भी अगर हम, तो भी इनके अंदर क्या है? करंट फ्लो नहीं करा सकते। जैसे प्लास्टिक हो गया या इसके अलावा वुड हो गई, हम इनके अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं करा सकते, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है स्टूडेंट। एक होते हैं एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉय देखो स्टूडेंट्स, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा मेटल्स या मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिलाने पर बनते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? एलॉयज कहते हैं। और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, इन दोनों के बीच में होती है, मतलब लगभग इसी रेंज में होती है। 10⁻⁻6 -8 के ऑर्डर में इनकी क्या रेजिस्टिविटी होती है। मतलब जो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी है, इनसे थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है। अब एलॉयज कौन कौन से हैं? कुछ आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं किसके? एलॉयज के। जैसे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कॉन्स्टेंटन, एक होता है हमारा नाइक्रोम, एक होता है हमारा मैग्नीज, और एक तो ये बात आपने इनका एक कॉम्पोजिशन भी ध्यान रखना है कि ये किस किस से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है ना? तो कॉन्स्टेंटन आप याद रखेंगे, ये अलॉय होता है किसका? कॉपर प्लस निकिल का। किस किस का मिलकर बना होगा? ये कॉपर और निकिल का। ठीक है। इसके अलावा एक होता है हमारा मैग्नीन, जो है वो कॉपर